वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कपिल जैन आज हाइड्रोकार्बन के नेक्स्ट और लास्ट पार्ट के ऊपर आ गया हूं, जिसके अंदर हम जो प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद केमिकल रिएक्शंस हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की, उसके ऊपर तुमको किस टाइप की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, सबसे पहले यहां मैंने केमिकल रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में केमिकल प्रॉपर्टीज एल्केन्स की लिखी है। डियर स्टूडेंट्स, यहां से हर साल एक प्रॉब्लम जरूर पूछी जाती है, वो है हेलोजिनेशन ऑफ एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दैट इज एल्केन। इसको हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अगर मुझे एल्केन को किसी भी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले केमिस्ट उसका हेलोजिनेशन कराने की कोशिश करते हैं। तो यही मैंने यहां पर मेंशन किया है, हेलोजिनेशन ऑफ एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन जरूर करिए। इस साल भी आपको यहां से डेफिनेटली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। नाउ यहां मैंने मेंशन किया है की पॉइंट्स में, इट इज एसएफआर, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एसएफआर है। रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस हेलोजेंस, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है। आपको मैं याद करा दूं, अभी मैं आपको जब जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को रिवाइज कर रहा था, वहां पर भी हमने हेलोजिनेशन रिएक्शन लिखा था, बट दैट वाज ईएएसआर हेलोजिनेशन, जिसमें हमने लुईस एसिड की प्रेजेंस में क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन को डिस्कस किया था और Fe प्लस हेलोजन। बट दिस टाइम इट इज एसएफआर, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, यहां दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हैं जो एग्जाम में हर साल एग्जामिनर पूछ रहा है। वो क्या है? जैसे एग्जामिनर पूछता है कि आपको एक एल्केन गिवन है और उसका मोनो हेलोजिनेशन कराइए और कितने मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे, और मोनो हेलोजिनेशन जब हमको प्रोडक्ट करना है तो हम कैसे वहां पर प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी मैं एल्केन्स का हेलोजिनेशन परफॉर्म करता हूं एसएफआर, तो मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट पर रिएक्शन रुक जाती है इफ एल्केन इज एन एक्सेस। अगर एल्केन एक्सेस में है तो हमको मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट मिलता है। ओके, और अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है कि कौन एक्सेस में है, जैसे मैं यहां मीथेन ले लेता हूं, ये देखिए, और आपको बोलता हूं कि इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराइए और या तो सनलाइट या हीट करिए, तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाना चाहिए कि ये एसएफआर रिएक्शन है। अब क्योंकि यहां पर मुझे ये इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है कि कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस में है, तो ये अंडरस्टूड है कि मुझे मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट पर ही रिएक्शन को रोकना है। तो मोनो हेलोजिनेशन इट मींस वन हाइड्रोजन गेट सब्स्टिट्यूटेड विद वन हेलोजन, तो HCl एलिमिनेट हो गया और CH3Cl मिल गया। ये मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट है। ओके, तो अगर मुझे एल्केन एक्सेस में गिवन होता या कोई भी एक्सेस में गिवन नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट ही अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा। इसलिए ये बहुत ध्यान से अपनी कॉपी में मेंशन करिएगा। लेकिन अगर इसकी जगह ऑल्टरनेटिवली सपोज वी हैव ऐसा होता, हम मीथेन को क्लोरीन के एक्सेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो जब तुम इसको एक्सेस के साथ रिएक्ट कराओगे, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में या हीट करोगे, तो यहां वन बाय वन ऑल हाइड्रोजन ऑफ एल्केन गेट सब्स्टिट्यूटेड विद हेलोजन। ये देखिए, ये मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट है, ये डाई हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट है। ऐसे ही ये ट्राई हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट है, हेलोफॉर्म। और ये टेट्रा हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये हमेशा मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको यहां रिपोर्ट करना है इफ हेलोजन इज एन एक्सेस। तो यही मैंने यहां पे पॉइंट मेंशन किया है, टेट्रा हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट कब अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा, व्हेन हेलोजन इज एन एक्सेस। तो ये की पॉइंट्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने में। अब हाउ मेनी मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन, अगर ऐसे प्रॉब्लम पूछा जाता है तो व्हाट शुड बी आवर करेक्ट स्टेप्स। एंड अगर ऐसे पूछा जाता है, ये देखिए, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है
तो यहां पर एग्जामिनर आपको एक एल्केन दे देगा और उसमें वेरियस टाइप के हाइड्रोजन को मार्क करके दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैज लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या फिर उसको ऐसे पूछेगा कि बताइए कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स हैलोजिनेशन। तो देखिए इसका टिप यहां पर सुनिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैज लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और दैट हाइड्रोजन इज मोस्ट रिएक्टिव। जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो है ऑब्वियसली वो हाइड्रोजन बहुत फास्ट रिएक्ट कर जाएगा। तो दैट हाइड्रोजन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स हैलोजिनेशन whose respective alkyl free radical will be most stable। तो हमको हमेशा फ्री रेडिकल बनाकर यहां पर चेक कर लेना है, जहां पर भी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेस्पेक्टिव हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। दैट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैज लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये पॉइंट्स आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं इस प्रॉब्लम में, अगर हमको ये प्रॉब्लम एग्जाम में देखने को मिलता है तो। हाँ बच्चों, जैसे यहां आपको साइक्लोहेक्सीन मॉलिक्यूल गिवन है, ये साइक्लोहेक्सीन मॉलिक्यूल है और साइक्लोहेक्सीन मॉलिक्यूल को ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ एग्जामिनर रिएक्ट कराने के लिए बोल रहा है, या सिंपली आपको ब्रोमीन मॉलिक्यूल मिल सकता है। आपको यहां पर वेरियस टाइप के हाइड्रोजन्स को भी मेंशन किया एग्जामिनर ने, जैसे ये H अल्फा मानने के लिए बोला गया, ये H बीटा जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके ऊपर H बीटा है और यहां H गामा है। और फिर आपसे प्रॉब्लम पूछ रहा है अरेंज फॉलोइंग हाइड्रोजन एटम्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ब्रोमिनेशन। तो कैसे आप अटेंड करोगे इस प्रॉब्लम को? हम क्या करते हैं, यहां सबसे पहले फ्री रेडिकल्स बनाकर देखते हैं। ये देखिए ये H बीटा है, ये H अल्फा है और ये H गामा है। तो अगर आप यहां H अल्फा हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट करते हो, H बीटा हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट करते हो और H गामा हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आपको यहां जो फ्री रेडिकल्स देखने को मिलेंगे H अल्फा से ये बनेगा। ये देखिए जब आपने यहां होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज किया ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन यहां और ये इलेक्ट्रॉन यहां, है ना, तो हमको ये फ्री रेडिकल देखने को मिला। ऐसे ही H बीटा तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, H गामा तो ये फ्री रेडिकल बनेगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? अब मुझे देखना चाहिए कि सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कहां है। तो क्या करेंगे, तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करना, इसका मतलब कॉन्सेप्ट राही फॉलो करना। ये देखिए तो क्या फर्स्ट फ्री रेडिकल में रेजोनेंस हो रहा है क्या? आंसर है हां, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये तो रेजोनेंस स्टेबल है। जो सेकंड है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहां sp हाइब्रिडाइज कार्बन दैट इज अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल। ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल फ्री रेडिकल है। और जो थर्ड फ्री रेडिकल है वहां पर रेजोनेंस हो नहीं रहा, ऑब्वियसली हम हाइपर कॉन्जुगेशन से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, इट मींस हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन इट हैज, 4 अल्फा हाइड्रोजन, 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो मोस्ट स्टेबल जो रेजोनेंस स्टेबल फ्री रेडिकल है वो है ये, मॉडरेट स्टेबल है, और ये तो हमने यहां पर मेंशन कर दिया ये अनस्टेबल है। इसीलिए सबसे इजीली जो H अल्फा हाइड्रोजन है वो यहां से डिटैच हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, या मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन H अल्फा होगा। तो हम यहां जो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, हेंस H अल्फा की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, आफ्टर दैट H गामा का नंबर आएगा और सबसे पीछे H बीटा जाएगा, क्योंकि H बीटा अनस्टेबल फ्री रेडिकल के ऊपर प्रेजेंट है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? तो अगर मैं एक नॉर्मल एल्केन लेता तो उसमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होता वो टर्शरी फ्री रेडिकल होता, और यही कारण है कि टर्शरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे बढ़िया है एज कंपेयर टू सेकेंडरी हाइड्रोजन और प्राइमरी हाइड्रोजन टुवर्ड्स हैलोजिनेशन। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे यहां मैंने मेंशन किया है ये 1 2 3 4 5 आइसोपेंटेन मॉलिक्यूल है। आइसो के कॉन्सेप्ट को हम नॉमेनक्लेचर में रिवाइज किए थे आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और यहां जैसे अगर मैं प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन को कनेक्ट देख रहा हूं तो हम इसको प्राइमरी हाइड्रोजन बोल सकते हैं। ऐसे ही सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन को कनेक्ट देख रहा हूं तो सेकेंडरी हाइड्रोजन बोल सकते हैं। टर्शरी कार्बन से कनेक्ट है तो टर्शरी हाइड्रोजन है। अब मैं यहां अगर होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करता हूं ऐसे, सिमिलरली यहां पर भी, सिमिलरली यहां पर भी, तो मुझे जो वेरियस टाइप के फ्री रेडिकल्स देखने को मिलेंगे वो ये मिलेंगे। टर्शरी को सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा, देखिए। सेकेंडरी को करेंगे तो ये बनेगा। और प्राइमरी को करेंगे तो फिर ये बनेगा। ये आपके पास डिफरेंट टाइप के फ्री रेडिकल्स हैं। दिस इज फ्रॉम टर्शरी हाइड्रोजन, दिस इज फ्रॉम सेकेंडरी हाइड्रोजन, दिस इज फ्रॉम प्राइमरी हाइड्रोजन। ये देखिए, राही का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा यहां पे। और ऑब्वियसली ये जो टर्शरी फ्री रेडिकल है ये मोस्ट स्टेबल होगा। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 8 अल्फा हाइड्रोजन, 8 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। सिमिलरली हियर, यहां ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ओनली 4, तो 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। और वहां वो प्राइमरी फ्री रेडिकल है, ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो देखिए क्लियरली पता चल रहा है जो टर्शरी फ्री रेडिकल है वो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल है, हेंस टर्शरी हाइड्रोजन सबसे फास्ट रिएक्ट कर जाएगा। तो इसलिए हम यहां कंक्लूड कर सकते हैं जो अभी आपको मैंने बताया, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो वेरियस टाइप के हाइड्रोजन का है, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शरी हाइड्रोजन। ये देखिए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस हाइड्रोजन्स। तो ये तुमको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है यहां पर। अब जो नेक्स्ट इसके अंदर प्रॉब्लम है जो फ्रीक्वेंटली और पूछा जा सकता है, हाउ मेनी मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स, मोनोक्लोरिनेटेड बोल सकता है एग्जामिनर, मोनोब्रोमिनेटेड बोल सकता है, मींस क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन। हाउ मेनी मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स will be obtained when following hydrocarbons undergoes halogenation। तो जब भी मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट करने हैं स्टूडेंट, हमेशा हमको चेक करने पड़ते हैं इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का डेफिनेशन है ऑल दोज हाइड्रोजन एटम्स which when replaced by halogen atoms then we will get identical products, same products। ओके, हाँ बच्चों, जैसे यहां मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स को मेंशन कर दिया है, ऑल दोज हाइड्रोजन एटम्स which when replaced by halogen atoms then we will get identical products। तो ये आपको मैंने अभी डेफिनेशन बता भी दिया था। वन बाय वन
कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू इनको समझ लेते हैं। यहां एग्जामिनर स्टीरियो केमिस्ट्री को भी आजकल फिट कर देता है और आपसे फिर एग्जामिनर प्रॉब्लम पूछता है, तो मैं आपको करके बता रहा हूं। जैसे सबसे पहला जो मॉलिक्यूल हमको गिवन है ये इथेन है, और आपसे पूछा है कि अगर मैं इसको क्लोरीनेशन करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो कितने मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे, जैसा हमने वहां प्रॉब्लम में मेंशन किया था मोनोहेलोजिनेशन। तो यहां ये देखिए, ये भी प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन, और दोनों प्राइमरी कार्बन प्राइमरी से ही कनेक्ट है। इसका मतलब यहां पर 6 प्राइमरी इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स हैं। 6 प्राइमरी इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स। ओके, अब आपसे यहां अगर 6 प्राइमरी इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स हैं तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन को आप एक हेलोजन से जब रिप्लेस करेंगे आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 CH2Cl, या आप कोई स्टूडेंट यहां से रिप्लेस करता तो भी ऑब्वियसली यही प्रोडक्ट होता। तो ये तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट ओनली। क्लियर है सभी बच्चों को? इसकी जगह जैसे सपोज वी हैव प्रोपेन, नाउ दिस टाइम ये प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, दोनों प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी से कनेक्ट है, और ऑब्वियसली सेकेंडरी का नेचर तो डिफरेंट हो गई। इसका मतलब हम यहां मेंशन कर सकते हैं कि 6 प्राइमरी इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, और सिमिलरली 2 सेकेंडरी इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स हैं। ये देखिए, तो जितने भी इक्विवेलेंट एक कैटेगरी के हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको जब भी तुम एक हेलोजन से सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट सिंगल प्रोडक्ट। तो आपको यहां अगर प्राइमरी को रिप्लेस करते हैं तो प्रोडक्ट ये मिलेगा, सेकेंडरी को रिप्लेस करते हो तो प्रोडक्ट ये मिलेगा, ये देखो। और मेजर कौन सा होगा? जो हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है तो ये मेजर प्रोडक्ट है, इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, ये माइनर प्रोडक्ट है क्योंकि ये प्राइमरी के रिप्लेसमेंट से बना है। अच्छा, क्या कहीं यहां पर स्टीरियोजेनिक सेंटर है क्या? नो, इसका मतलब ये 2 प्रोडक्ट्स काउंट होंगे, चाहे वो आपको इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स बोले या एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स बोले, हमेशा हमको 2 प्रोडक्ट्स ही यहां पर रिपोर्ट करने हैं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे यहां मैंने ब्यूटेन मेंशन किया है और अगेन इसका मुझे मोनोहेलोजिनेशन परफॉर्म करना है, तो देखिए ये प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी दोनों ही सेकेंडरी से कनेक्ट है और सेकेंडरी का भी नेचर सेम है, तो यहां तुम इसको ऐसे मेंशन कर सकते हो, 6 प्राइमरी इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स हैं, एंड सिमिलरली 4 सेकेंडरी इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स हैं। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? तो इसका मतलब अगेन यहां पर भी मुझे 2 प्रोडक्ट्स ही डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर मैं प्राइमरी को रिप्लेस करता हूं, ये देखिए प्राइमरी को मैंने क्लोरीन से रिप्लेस किया हाइड्रोजन को, तो मुझे ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है, और अगर सेकेंडरी को मैंने किया तो मुझे ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है। अब देखिए ये किरेल सेंटर डेवलप हो रहा है सेकेंडरी कार्बन पर, और ऑब्वियसली क्योंकि सेकेंडरी हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है, ये मेजर प्रोडक्ट आपको रिपोर्ट करना है। अब अगर हम यहां पर रिपोर्ट करते टोटल मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, तो आपका आंसर 2 होता, और हम टोटल मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तो ये जो
किरेल सेंटर आपने यहां पर शो किया है, इसका मतलब ये डेक्स्ट्रो प्लस लीवो रोटेटरी है, तो यहां 3 आंसर होगा स्टूडेंट। अच्छा, एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता था, हाउ मेनी एनैंशियोमेरिक पेयर्स विल बी ऑब्टेन, तो 2 एनैंशियोमर्स, इसका मतलब 1 एनैंशियोमेरिक पेयर। ओके, इसकी जगह जो नेक्स्ट मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा है उसको देखिए, ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, इसका मुझे मोनोक्लोरिनेशन करना है, तो सबसे पहले टाइप ऑफ हाइड्रोजन यहां पर चेक कर लेते हैं। ये प्राइमरी कार्बन, टर्शरी, प्राइमरी मींस ऑल प्राइमरी कार्बन सेम नेचर वाले हैं क्योंकि टर्शरी से कनेक्ट है, तो यहां हम मेंशन कर सकते हैं 12 प्राइमरी इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स है, और सिमिलरली 2 टर्शरी इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स है। ओके, तो अगेन आपको फिर यहां 2 प्रोडक्ट ही मिलने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर प्राइमरी को रिप्लेस करते हैं तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, प्लस अगर टर्शरी को रिप्लेस करते हैं तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। दोनों टर्शरी क्योंकि सेम है, किसी भी एक को आप हेलोजन से रिप्लेस करेंगे। ये देखिए, क्लियर है बच्चों। अब क्या यहां पर कहीं किरेल सेंटर दिख रहा है क्या? आंसर है हां, ये किरेल सेंटर दिख रहा है। ये देखिए, सिंगल किरेल सेंटर है। ये कार्बन पे CH2Cl अलग, मिथाइल अलग, H अलग, आइसोप्रोपाइल ग्रुप डिफरेंट, और कोई किरेल सेंटर नहीं है। इट मींस ये डेक्स्ट्रो प्लस लीवो काउंट होंगे। ऑब्वियसली मेजर प्रोडक्ट ये है क्योंकि ये टर्शरी हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से बना है, तो यहां टोटल मोनो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तो अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो 3 आंसर होगा, और एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स रिपोर्ट कर रहे हैं तो 2 आंसर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? हां स्टूडेंट्स, जैसे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैंने यहां पर आपके लिए लिखा है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली जेई मेन, नीट, जेई एडवांस, बिट सेट, ये प्रॉब्लम किसी ना किसी स्टाइल में पूछा ही गया है। वो सारे आंसर्स जो यहां पर प्रॉब्लम की फॉर्म में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपके साथ यहां पर शेयर कर रहा हूं। 2-मिथाइल ब्यूटेन। अब 2-मिथाइल ब्यूटेन क्या कुछ स्पेशल फीचर है क्या स्ट्रक्चर में? नो, ऑब्वियसली, लेकिन यहां जरा देखते हैं कि प्रोडक्ट्स में क्या पूछ सकता है आपसे। तो देखिए, सबसे पहले तो प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी डैश। ये देखिए, ये जो प्राइमरी है वो सेकेंडरी कार्बन से कनेक्ट है, ये दोनों प्राइमरी कार्बन टर्शरी कार्बन से कनेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ यहां 6 प्राइमरी इक्विवेलेंट हाइड्रोजन से, 3 प्राइमरी डैश इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स है। टर्शरी तो है ही ऑब्वियसली यहां पे डिफरेंट, 1 टर्शरी हाइड्रोजन एटम, और ऑब्वियसली सेकेंडरी यहां 2 सेकेंडरी इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स हैं। ये देखिए, अब मैं इसका मतलब यहां पे टोटल 4 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को रिपोर्ट कर सकता हूं। तो मैं सबसे पहले यहां अगर प्राइमरी हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो प्रोडक्ट बनेगा, टर्शरी हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो प्रोडक्ट बनेगा, सेकेंडरी हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो प्रोडक्ट बनेगा, और प्राइमरी डैश हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो देखिए, अगर मैं प्राइमरी हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट करता हूं और इसको मैं हेलोजन से रिप्लेस करता हूं तो प्रोडक्ट ये होगा।
टर्शियरी हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ये होगा। सेकेंडरी हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ये होगा। प्राइमरी डैश हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ये होगा। ये देखिए, क्लियर? ये प्राइमरी कार्बन पर हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट करने से मिला है, ये टर्शियरी कार्बन पर हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट करने से, सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट करने से, और ये प्राइमरी डैश को सब्ट्रैक्ट करने से। ओके, नाउ मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? मेजर प्रोडक्ट ये है टर्शियरी, बिकॉज टर्शियरी हाइड्रोजन मोस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड्स हैलोजिनेशन। ओके, क्या कहीं किरेल सेंटर है? आंसर है हां, ये किरेल सेंटर है। यहां किरेल सेंटर नहीं है, यहां किरेल सेंटर है, यहां किरेल सेंटर नहीं है। इसका मतलब ये डेक्स्ट्रो प्लस लीवो रोटेटरी है, ऐसे ये भी डेक्स्ट्रो प्लस लीवो रोटेटरी है। तो हां बच्चों, तो यहां पर हम अगर रिपोर्ट करते हैं टोटल मोनो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स, एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, तो आपका आंसर होगा 4। टोटल मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, तो आपका आंसर होगा 6। कैसे? 2 + 2 4 5 6। टोटल इनैंशोमर्स, जिनको हम किरेल कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं, किरेल कंपाउंड्स, तो आपका आंसर होगा 4। ये D+L, ये D+L, ऐसे ही टोटल एनेंशोमेरिक पेयर, तब आपका आंसर होगा 2। क्लियर है? या टोटल आइसोमर्स अगर आपसे पूछता तो हमने जैसे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स लिखा है, तो हम यहां पर 6 आंसर ही रिपोर्ट करते। ये वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हमसे पूछी जा सकती हैं। ओके, क्लियर हो गया? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स। नाउ अगर आपको यही हैलोजिनेशन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में करने को मिलता, जैसे मैं मान लेता हूं हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, ये देखिए, और इसके ऊपर हैलोजन को रिएक्ट कराने के लिए बोला जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब कौन सा हाइड्रोजन सबसे इजीली सब्स्टिट्यूट होगा हैलोजन से? जैसे मैं बेंजीन पर ये हाइड्रोजन देख रहा हूं, यहां पर ये हाइड्रोजन मैंने रेड पेन से मार्क कर दिया है, और ऐसे यहां ये हाइड्रोजन मैंने रेड पेन से मार्क कर दिया है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सा हाइड्रोजन सबसे इजीली रिप्लेस होगा। तो देखिए, अगर मैं बेंजीन के हाइड्रोजन को यहां पे सब्ट्रैक्ट करता हूं, होमोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज, तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, जो फिनाइल फ्री रेडिकल है, हाईली अनस्टेबल है, ये हाईली अनस्टेबल। वेरस अगर हम इसकी जगह फ्री रेडिकल ये साइड चेन में बेंजाइलिक कार्बन पर बनाते हैं, दिस इज बेंजाइलिक कार्बन, तो ये सेकेंडरी बेंजाइल फ्री रेडिकल है। ये तो रेजोनेंस स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल है। ओके, और जो बेंजाइलिक कार्बन का एडजेसेंट कार्बन है, अगर वहां हम फ्री रेडिकल बनाते हैं तो मॉडरेट स्टेबल है, क्योंकि यहां हाइपर कॉन्जुगेशन से ही इसको स्टेबिलिटी मिल रही है, मॉडरेट स्टेबल।
तो कंक्लूजन यह निकल के सामने आ गया कि जब भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा बेंजीन रिंग के ऊपर, तो बेंजीन में नहीं होगा, रिंग में नहीं होगा, साइड चेन में बेंजाइलिक कार्बन पर होगा। SFR, that is free radical substitution reaction, mainly takes place on benzylic carbon in case of aromatic hydrocarbons. ओके, इज दैट क्लियर? तो चलिए इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को देख लेते हैं। हाँ बच्चों, जैसे वो जो इथाइल बेंजीन मैंने वहां मेंशन किया था, अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इसको ब्रोमीन सनलाइट में रिएक्ट कराइए और मेजर प्रोडक्ट को प्रोडक्ट करिए, तो ऑब्वियसली अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो मैं मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट यहां पर रिपोर्ट करूंगा, बेंजाइलिक कार्बन पर प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है। देखिए यहां हेलोजन आ गई, ये मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट है। ओके, लेकिन इसकी जगह तुमको ब्रोमीन अगर एक्सेस में गिवन होता तो फिर जितनी भी साइड चेन के ऊपर कार्बन पर हाइड्रोजन है, ऑल हाइड्रोजन गेट सब्स्टिट्यूटेड विद हेलोजन, तो फिर इस सिचुएशन में आपको प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करना है, बिकॉज ब्रोमीन एक्सेस में गिवन है यहां पे। ये प्रोडक्ट आप रिपोर्ट करेंगे। ये मेजर प्रोडक्ट होगा यहां पे। ओके, अब आप ये प्रॉब्लम अपनी कॉपी में लिखो। टॉलुइन है, ब्रोमीन, लुइस एसिड, तो एक प्रोडक्ट बनेगा मेजर प्रोडक्ट। ब्रोमीन सनलाइट एक्सेस, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या प्रोडक्ट है? ऐसे टॉलुइन, ब्रोमीन, एक्सेस, सनलाइट की प्रेजेंस में एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा। उसको ब्रोमीन लुइस एसिड से रिएक्ट कराया, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। वीडियो को पॉज करो और अपने आंसर को सबसे पहले प्रोडक्ट करो। हां बच्चों, आपने आंसर अपना देखा होगा, तो चेक करिए जरा आपने क्या किया। सबसे पहला जो रिएक्शन है टॉलुइन का ब्रोमीन लुइस एसिड, ये तो EASR है, ब्रोमोनियम आयन के साथ आपको रिएक्ट कराना है, EASR। और क्योंकि मिथाइल ग्रुप वीकली एक्टिवेटिंग है, +I+R, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, पैरा अभी वेकेंट है, तो पैरा पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करना है आपको। यहां ब्रोमीन आ गया, ये आंसर है इसका। ओके, अब आपको बोल रहा है ब्रोमीन सनलाइट एक्सेस में रिएक्ट कराइए, तो ये SFR है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए पूरा जो रोल है वो रिएजेंट्स का है। रिएजेंट्स के अगर मुझे एप्लीकेशंस क्लियर हैं तो मैं बहुत कंफर्टेबली प्रोडक्ट तक पहुंच जाता हूं। अब क्योंकि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, तो जो बेंजाइलिक कार्बन है एक्सेस में ब्रोमीन होने के कारण ऑल हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड विद ब्रोमीन, तो तुमको प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करना है। यहां तो ऑलरेडी ब्रोमीन है और अब 3 हाइड्रोजन ये भी ब्रोमीन से सब्स्टिट्यूट हो गए। ये देखिए ये मेजर प्रोडक्ट है स्टूडेंट। क्लियर? ओके, इसकी जगह अगर टॉलुइन होता ब्रोमीन एक्सेस सनलाइट, तो ये तो SFR है पहले, और बिकॉज एक्सेस में ब्रोमीन गिवन है तो मैं जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बेंजाइलिक कार्बन पर परफॉर्म करूंगा उसमें ऑल हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड विद ब्रोमीन, तो हमको प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करना है। अब ये जो ग्रुप है CBr3, ये तो मेटा डायरेक्टिंग है, जैसा हमने
स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में पढ़ा था, -I-R। और अब ब्रोमीन लुईस एसिड से रिएक्शन कराना है, इसका मतलब ये फिर EASR रिएक्शन है, ब्रोमोनियम आयन यहां पर जाएगा और CBr3 ग्रुप क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग है, दीज आर मेटा पोजीशन, तो मैं यहां ब्रोमीन को कनेक्ट कर दूंगा। ये CBr3 तो ऑलरेडी यहां पर है ग्रुप और इसकी प्रेजेंस में जो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे चला गया। हां एक्सिस में होता तो दोनों मेटा सब्स्टिट्यूट होते, लेकिन अभी मुझे सिर्फ ब्रोमोनियम आयन को किसी भी एक मेटा पोजीशन के ऊपर यहां भेज देना है। तो ये आंसर्स होंगे स्टूडेंट आपके। हां बच्चों, अब मैं ये जो हैलोजिनेशन रिएक्शन एल्केन का या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हमने डिस्कस किया, इसको फिनिश करने के बाद एल्कीन और एल्काइन की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को इसमें और ऐड कर देता हूं। तो होप जितने भी प्रॉब्लम्स हमने यहां पर डिस्कस किए रिलेटेड विद हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और हम इस टाइप की प्रॉब्लम अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको देखने को मिलती हैं तो हम कंफर्टेबली उसको हिट कर पाएंगे। नाउ मैंने यहां पर मेंशन किया है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। आपको याद होगा जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, उसमें हमने हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को भी मेंशन किया था। तो फोर्थ इफेक्ट वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यहां एल्कीन और एल्काइंस के केस में एप्लीकेबल है। ओके, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जिसको हम एब्रिविएट करते हैं ई इफेक्ट से, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी मैं एल्कीन या एल्काइन के क्लोज इलेक्ट्रोफाइल को लेकर जाता हूं, एल्कीन और एल्काइन दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं। Why? Because they have pi bond, they have pi electron pair, और इसलिए स्टेप नंबर 1 में हमेशा इलेक्ट्रोफाइल ही इनके ऊपर अटैक करना पसंद करता है। तो जैसे जब मैं इलेक्ट्रोफाइल को एल्कीन के क्लोज लेके जाऊंगा तो पोलरिटी डेवलप होगी एल्कीन या एल्काइन के केस में। मैंने डबली बॉन्डेड कार्बन को 1 और 2 नंबर दे दिया है, इलेक्ट्रोफाइल को मैं क्लोज लेके गया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर टेम्परेली किसी भी कार्बन के पास रीअरेंज होने की कोशिश करेंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो देखिए अगर पाई इलेक्ट्रॉन 2 पर चला गया तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन कार्बन नंबर 2, तो देखिए हमको ये मिलेगा, कार्बन 1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये इलेक्ट्रोफाइल कार्बन 2 पर आ गया। ओके, ये कार्बन 2, ये कार्बन 1। और सिमिलरली उल्टा भी हो सकता था, ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर 1 पर जाता तो इलेक्ट्रोफाइल गोज ऑन 1, तो हमको जो यहां पर कार्बोकेटाइन मिलेगा अब वो 2 पर मिलेगा। यहां इलेक्ट्रोफाइल आ गया और देखिए यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, तो इसलिए हमने C2 अटैक मेंशन किया है या C1 अटैक मेंशन किया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रोफाइल जाएगा कहां? तो इसका आंसर है जहां मोर स्टेबल एल्किल कार्बोकेटाइन बनेगा। ये एल्किल कार्बोकेटाइन है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, जो होना भी चाहिए, सेम यहां पर है। ओके, इसकी जगह अगर आप एल्काइंस में ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे पाई इलेक्ट्रॉन 2 पर शिफ्ट हो गया तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन कार्बन नंबर 2, तो ये C2 अटैक, इससे हमको विनाइलिक कार्बोकेटाइन मिलेगा। यहां इलेक्ट्रोफाइल आ गया, देखिए यहां पॉजिटिव चार्ज। ओके, और ऐसे ही अगर पाई इलेक्ट्रॉन 1 पर रीअरेंज हुआ तो फिर इलेक्ट्रोफाइल 1 पर यहां अटैक कर देगा, तो पॉजिटिव चार्ज 2 पर आ जाएगा। तो ये कार्बन 1 कार्बन 2 है, बट दिस टाइम जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो विनाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बन sp हाइब्रिडाइज है यहां भी और यहां भी। यही कारण है कि एल्काइन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना बहुत प्रिफर नहीं करता, बिकॉज अनस्टेबल विनाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, अनस्टेबल विनाइलिक कार्बोकेटाइन। तो एल्कीन is always more reactive towards electrophile than alkyne. Why? Because more stable
alkyl carbocation obtained when electrophile attacks on alkenes. उल्टा आप इसका लिख सकते थे अनस्टेबल विनाइलिक कार्बोकेटायन ऑब्टेन व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन एल्काइन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक, एल्काइन की रिएक्टिविटी कब है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल? क्योंकि एल्काइन के केस में सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ये देखिए, ये एल्काइन को मैंने ड्रॉ किया और सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इट मींस जो दो पाई बॉन्ड है दे आर परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ऐसे एंड ऐसे। तो ये बिल्कुल वैसा ऑब्जर्व होगा जैसा हमारे घर पे रखा हुआ एक सिलेंडर होता है, इसको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये एल्काइंस में प्रेजेंट होता है। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करना, डिस्ट्रॉय करना इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्वाइट डिफिकल्ट, और इसलिए एल्काइंस की रिएक्टिविटी पुअर होती है एज कंपेयर टू एल्कीन्स। हाँ बच्चों, तो इस डिस्कशन को करने के बाद जो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं जहां पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एप्लीकेबल है, उनको मैं आपको यहां पर वन बाय वन बता रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा है वेरियस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, एई रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में 4 कैटेगरीज एकदम फिक्स और पेटेंट हैं। हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस, हेलोजिनेशन रिएक्शंस, हाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शंस, हाइड्रेशन रिएक्शंस। जैसे EASR का मतलब 5 रिएक्शंस होता है, वैसे AE रिएक्शंस का मतलब ये 4 रिएक्शंस होता है। व्हाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? क्योंकि वेदर इट इज एल्कीन और एल्काइन, हमेशा स्टेप नंबर 1 में इलेक्ट्रोफाइल का ही अटैक होगा। क्यों? यह भी मैंने आपको भी बताया, एल्कीन और एल्काइन दोनों ही किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली यहां पर भी एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, पाई इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी के कारण, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल ही हमेशा स्टेप नंबर 1 के ऊपर अटैक करेगा। ओके, तो वन बाय वन ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, किस टाइप के प्रॉब्लम्स तुमको देखने को मिल सकते हैं वो मैं तुमको बता देता हूं। सबसे पहला कैटेगरी हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, एडिशन ऑफ HX। HX, इसको हम एडेंडम ग्रुप भी बोलते हैं, जुड़ने वाला ग्रुप, एडेंडम ग्रुप। एडेंडम ग्रुप कौन सा HX प्रेफरेबल होगा? ऑब्वियसली HCl, HBr, HI। सबसे स्ट्रॉन्ग जो हेलोजन एसिड है रिएक्टिविटी के मामले में भी वो HI है, तो HI बेस्ट है, फिर HBr, फिर HCl। वी कैन यूज एनी ऑफ देम। जब भी मैं एल्कीन के साथ जा रहा हूं तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने पर एल्किल कार्बोकेटायन बन रहा है, और एल्किल कार्बोकेटायन इट मींस रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, कार्बोकेटायन है यहां पे। हेंस हमेशा हमको मैकेनिज्म को फॉलो करना चाहिए। मार्कोनिकॉफ ऑटोमेटिकली हमको फॉलो करेंगे। मार्कोनिकॉफ रूल यहां से ही आता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में। एल्काइन, जब तुम इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओगे तो विनाइलिक कार्बोकेटायन बनेगा, एल्कीनाइल या विनाइलिक, जहां पर रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल। हेंस नो नीड टू फॉलो मैकेनिज्म। सिंपली आप क्या फॉलो कर सकते हो? मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? क्या है? एडेंडम ग्रुप का नेगेटिव पार्ट हमेशा उस अनसैचुरेटेड कार्बन पर जाता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या है? लेस है। बेसिकली ये इलेक्ट्रोफिलिक जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एक्चुअली वो है। हाँ बच्चों, जैसे मार्कोनिकॉफ रूल, ये मैंने डेफिनेशन यहां पर मेंशन कर दिया है। नेगेटिव पार्ट दैट इज, जैसे हाइड्रोहेलोजिनेशन में X माइनस ऑफ HX ऑलवेज गोज ऑन दैट अनसैचुरेटेड कार्बन एटम, डबली बॉन्डेड कार्बन या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम, ऑन विच नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं? लेस होते हैं। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ही है जिसको मार्कोनिकॉफ ने फॉलो किया। सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको मार्कोस रूल लिखता हूं। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, ये पेंट-टूइन है और एग्जामिनर ने इसको HBr के साथ रिएक्ट करा के मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है। अब अगर मैं सिंपली मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता तो दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है? सेम है, तो आप फंस जाते। तो हम
यहां बहुत कंफर्टेबली इस प्रॉब्लम को अटेंड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो देखिए स्टेप नंबर 1 में मैं H प्लस जो HBr में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है उसका अटैक कराऊंगा। ओके, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ईदर शिफ्ट ऑन कार्बन 1 और कार्बन 2, तो यहां से हम दो टाइप के कार्बोकेटायंस को यहां पर बनाएंगे, या तो C1 अटैक हो जाए या C2 अटैक हो जाए। तो जब तुम C1 अटैक कराओगे तो तुमको ये कार्बोकेटायन मिलेगा। देखिए C2 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, और जब तुम C2 अटैक कराओगे तो कार्बोकेटायन यहां मिलेगा 1 के ऊपर, यहां इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। ये मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूं। ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है। C1 पर अटैक, इसका मतलब H यहां आ गया, और ऐसे ही C2 पर अटैक, इसका मतलब H यहां आ गया। ये देखिए, अब आप चेक करिए स्टेबिलिटी, तो यहां राही का कॉन्सेप्ट चेक करिए, रेजोनेंस है नहीं, तो यहां 4 अल्फा हाइड्रोजन, 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, इसका मतलब ये लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है। वेरेस वहां यहां 3 + 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, इसका मतलब ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो हमेशा रिएक्शन मैकेनिज्म इसी के थ्रू जाएगा। ओके, तो ये डिसाइड हो गया, C1 पर अटैक नहीं कराना है। तो यही मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, जहां मोर स्टेबल कार्बोकेटायन जनरेट होगा। तो देखिए मार्कोनिकॉफ ऑटोमेटिकली हमारे साथ चल रहे हैं, और अगर मैं सिंपली मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता तो फ्लॉप शो हो जाते हैं। ओके, तो अब आप नेक्स्ट स्टेप, जो फास्ट स्टेप है, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये फास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 2। यहां आप न्यूक्लियोफाइल Br- का अटैक कराओगे, तो इससे आपको प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है, ये प्रोडक्ट होगा। तो ओवरऑल जो H और Br है वो ऐसे आ गए हैं। देखिए यहां Br आ गया है, यहां H आ गया है, ये मेजर प्रोडक्ट है। अब इसमें आपसे एग्जामिनर एलिमिनेशन आगे पूछ लेता कि इसको आप रिएक्ट कराइए किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, हीट करिए और फिर मेजर प्रोडक्ट रिपोर्ट करिए, तो हम बहुत इजीली और कंफर्टेबली कर सकते थे। ओके, क्लियर हो गया सभी बच्चों को? हाँ बच्चों, अगर इसकी जगह आपको एल्काइंस मिलते विद एल्काइंस, तो अभी आपको मैंने ये टिप दिया, क्योंकि यहां अनस्टेबल विनाइलिक कार्बोकेटायन बनता है तो कभी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, और इसलिए हम सिंपली मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करके आंसर पर जा सकते हैं। बट ध्यान रखना है, हमेशा यहां पे 2 मोल्स HX के यूज करते हैं, ऐड करते हैं, बिकॉज एल्काइन हैव 2 पाई बॉन्ड, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और हम हमेशा यहां पर सेकेंड मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं। वी हैव टू फॉलो सेकेंड मार्कोनिकॉफ रूल। अब ये सेकेंड मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? ऑब्वियसली जहां पर पहला नेगेटिव पार्ट गया है, सेकेंड मॉलिक्यूल का भी जो नेगेटिव पार्ट है वो उसी अनसैचुरेटेड कार्बन पर जाता है। जैसे ये हमने एक अनसिमेट्रिकल एल्काइन लिया है और आपको एग्जामिनर ने बोला इसको HBr के साथ रिएक्ट कराइए, तो देखिए यहां हम इसको ऐसे करेंगे, Br यहां, H यहां, सिमिलरली Br यहां, H यहां। तो जहां फर्स्ट मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट गया है, सेकंड मॉलिक्यूल का भी नेगेटिव पार्ट वही अटैच आप करोगे। ये सेकंड मार्कोनिकॉफ रूल है, तो प्रोडक्ट ये होगा। क्या बनाए ये? व्हाट इज दिस? ये जैम डाइहैलाइड है या विसिनल? तो आंसर है जैम डाइहैलाइड। ये मेजर प्रोडक्ट है। ये जरूरी नहीं है कि आपको एग्जामिनर यहां पे बोलेगा कि 2 मोल्स ऐड करिए। अंडरस्टूड है? इन केस ऑफ एल्काइंस इफ एनी इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, तो मुझे 2 मोल्स ऑफ HXC ऐड करने हैं। तो दिस इज फर्स्ट कैटेगरी अंडर द हेडिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोहेलोजिनेशन। ओके, इसकी जगह हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन में ये 3 कैटेगरीज हैं। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर,
और जब भी तुम वाटर का एडिशन करोगे इट मींस तुम डाइल्यूट H2SO4 के साथ कर सकते हो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर सकते हो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कर सकते हो। जैसे विद डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 का मतलब है वाटर एक्सेस में है और प्लस H2SO4 यहां पर यूज किया जा रहा है सो दैट कि हमको H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिले, क्योंकि वाटर इटसेल्फ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिखते हैं H3O प्लस वाटर प्लस H प्लस हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो ये लिखा हुआ जाए या डाइल्यूट H2SO4 लिखा हुआ जाए, आपको हमेशा हाइड्रेशन करना है, वाटर का एडिशन करना है। अब देखिए बच्चों, यहां पर ये जो टिप्स हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन वाली एकदम कॉमन है। क्या? एल्कीन इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करेगा तो एल्किल कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल, वी हैव टू फॉलो मैकेनिज्म। इन केस ऑफ एल्काइन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा विनाइलिक कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, नो नीड टू फॉलो मैकेनिज्म, सिंपली वी कैन अप्लाई मार्कोनिकॉफ रूल। तो रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ एल्काइन। ओके, हाँ बच्चों, जैसे यहां मैंने डाइल्यूट H2SO4 का जो मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लेन किया है। वाटर We, it is weak electrolyte, that's why we don't get sufficient number of H plus ions जो यहां पर आयन इंड्यूस्ड डायपोल के लिए जरूरी है। तो केमिस्ट जानबूझ के इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं सो दैट कि हाइड्रोजन आयन कॉमन आयन हो जाए। ये देखिए, ये कॉमन आयन इफेक्ट है। इससे क्या होगा? रिएक्शन वाटर वाला जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड चला जाएगा, और अगर ये बैकवर्ड चला गया तो हमको वाटर अनआयोनाइज फॉर्म में यहां पर मिलेगा। ये देखिए, और सारे H प्लस आयन हमको सल्फ्यूरिक एसिड से मिलेंगे, केम फ्रॉम एसिड। तो हमने वाटर का जो डिसोसिएशन पहले ही पुअर था, जानबूझ के उसको और कम कर दिया सो दैट कि वाटर हमको अनआयोनाइज फॉर्म में मिले और सारे H प्लस आयन हमको सल्फ्यूरिक एसिड एंड से मिले। अब प्रॉब्लम यहां पर बिल्कुल सेम है, पैरेलल है। जैसे पेंट-2-इन को डाइल्यूट H2SO4 या सिंपली लिखा हुआ सकता था कि H3O प्लस के साथ रिएक्ट कराइए और मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करिए। तो सबसे पहले यहां पर जो H प्लस आयन है ये सारे हमको एसिड से मिल रहे हैं, केम फ्रॉम H2SO4, और वाया मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन हम यहां पर स्टेप नंबर 2 पर आ गए। फर्स्ट स्टेप में जो अनआयोनाइज्ड वाटर है इट विल अटैक ऑन कार्बोकेटाइन, और इसमें से ये एक प्रोटॉन एलिमिनेट हो जाएगा जिससे कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहां पर कम हो जाए। ये प्रोटॉन एलिमिनेट हो गया है, ये प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन है, और हमको यहां एल्कोहल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये देखिए, तो विच टाइप ऑफ एल्कोहल इज दिस? सेकेंडरी एल्कोहल इज मेजर प्रोडक्ट। अगर कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो हमको हमेशा चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट। ओके, अगर रीअरेंजमेंट से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो ऑब्वियसली वहां से हमको फिर प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है। दिस टाइम ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो पहले हमको ये प्रोडक्ट मिला और उसमें से प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमको ये मेजर प्रोडक्ट मिल गया है। हाँ बच्चों, एल्कीन का जो हाइड्रेशन डाइल्यूट H2SO4 के साथ डिस्कस करने के बाद अगर मैं हाइड्रेशन एल्काइन का परफॉर्म करता विद डाइल्यूट H2SO4 तो हमको यहां डाइल्यूट H2SO4 के साथ HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट भी एग्जामिनर देता है। मर्क्यूरिक सल्फेट का यहां पे रोल है जो सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अभी हम डिस्कस करके आए हैं उसको ब्रेक करना सो दैट कि जो H प्लस आयन है वो कंफर्टेबली कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर अटैक कर पाए। लेकिन ये तो सिर्फ यहां पे रोल की बात हो गई। अगर मैं एल्काइन के ऊपर वाटर को ऐड कर रहा हूं तो मुझे सिंपली यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना चाहिए। ये तो सिमेट्रिकल एल्काइन है, तो यहां कहीं पर भी मैं H और OH माइनस को ऐड कर दूंगा, मुझे सबसे पहले यहां इनॉल मिलेगा। ये देखिए, ये इनॉल बन गया, और इनॉल जैसा हम टॉटोमेरिज्म में अभी रिवाइज किए थे, अगर मोनोकार्बोनिल कंपाउंड्स हैं तो
कीटो फॉर्म का परसेंटेज हमेशा हाई होता है। ये देखिए, तो ये CH3CHO ये कीटो फॉर्म है, इथेनॉल बन गया। इसको हम मेजर प्रोडक्ट रिपोर्ट करेंगे। ओके, तो टॉटोमेराइजेशन यहां पर हो जाता है। इसकी जगह हमको अगर अनसिमेट्रिकल एल्काइन मिलता और आपको एग्जामिनर डाइल्यूट H2SO4 प्लस HgSO4 के साथ रिएक्ट कराने के लिए बोलता, तो मैं मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहां पर जाऊंगा। देखिए, एल्काइंस के केस में क्योंकि कभी भी कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो सिंपली मार्कोनिकॉफ रूल यहां पर सुपर हिट है। बट इन केस ऑफ एल्काइन हमेशा हमको यह ध्यान रखना पड़ता है कि कहां हमको मैकेनिज्म को फॉलो करना है। जैसा जैसा मैंने आपको टिप दिया है, हमेशा आप वहां वहां मैकेनिज्म को फॉलो करिए। तो यहां जो इनॉल आपको मिलेगा वो ये मिलेगा। ये देखिए, ये इनॉल बन गया और इसमें इमीडिएटली आप टॉटोमेराइजेशन करा देंगे। तो स्टूडेंट, जैसे ही आप इसमें टॉटोमेराइजेशन कराएंगे, ये आपको कीटो फॉर्म दे देगा विच विल बी मेजर प्रोडक्ट। ये मेजर प्रोडक्ट। ओके, जैसे मेरे वीडियो को पॉज करिए, ये प्रॉब्लम मैंने लिखा है, इसका आंसर आप रिपोर्ट करिए। हाँ स्टूडेंट, ये अगेन अनसिमेट्रिकल एल्काइन है, तो इसका मतलब यहां आप मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर को ऐड करेंगे, इससे आप इनॉल बनाएंगे। ये इनॉल हमने बनाया और इसके ऊपर फिर मैं टॉटोमेराइजेशन कराऊंगा। ये जो प्रोडक्ट यहां पर बन रहा है, क्या ये हेलो फॉर्म टेस्ट देगा? कीटो फॉर्म। आपका आंसर क्या आ रहा है? हां, आंसर है CH3CO ग्रुप है। तो अभी जो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन चैप्टर है, उसमें आपको मैं हेलो फॉर्म टेस्ट भी रिवाइज करवाऊंगा। ओके, तो स्टूडेंट, आज यहां पर जो हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाइड्रोकार्बन चैप्टर में डिस्कस किया, देखिए ये मैं इनको डिटेल में यहां पर इसलिए प्रॉब्लम्स की फॉर्म में ले रहा हूं। आगे जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर्स के ऊपर लेके जा रहा हूं, मैं वहां पर कंटेंट को कम करता जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इन चैप्टर्स में ही कवर कर रहे हैं। जैसे ये एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शंस हैं, एल्कोहल्स की प्रिपरेशन है, कार्बोनिल कंपाउंड की प्रिपरेशन है, तो हम अब कार्बोनिल कंपाउंड्स में या अल्कोहल में इनको डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने हाइड्रोकार्बन के अंदर ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैटेगरी के अंदर इन सभी रिएक्शंस को डिटेल में डिस्कस मेरे साथ साथ आप करते जाइए। तो जो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, इसमें अब जो 2 सेगमेंट इसमें और हैं, हाइड्रोक्साइलेशन एंड हेलोजिनेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो उनको हम प्रॉब्लम्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अब हम हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन चैप्टर में जो पेंडिंग है, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन में SN1, SN2, E1, E2, ये तो हम सब अभी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में डिस्कस करके आए हैं। लास्ट लेक्चर आपने सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन में आपने अटेंड किया था, तो आपने वहां पर हमने देखा है बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स हमको एग्जाम में देखने को मिलती हैं, हम कंफर्टेबली उनको हिट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरे साथ बने रहिए हाइड्रोकार्बन में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।